teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of principle of inheritance and variation. So let's start the questions. So question number 1 हमारे पास है स्क्रीन पे कि which type of the pollination method was adopted by the Mendel in his experiment. मैंडल ने जब एक्सपेरिमेंट करा था तो उसने कौन सा मेथड है जो अडॉप्ट करा था फॉर द पॉलिनेशन. तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक पॉइंट है कि मैंडल ने बेटा जो प्लांट यहाँ पर लिया था दैट वाज द गार्डन पी प्लांट. क्लियर. तो गार्डन पी प्लांट इज नोन एज द पाइसम स्टाइवम. तो गार्डन पी प्लांट में जितने भी फ्लावर्स हैं वो बेसिकली हम लोगों के पास होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. तो बाइसेक्सुअल में तो नेचुरली जो होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा, ठीक है. लेकिन मैंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करना था उसमें उसने करनी थी क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या करा था, इमैस्क्यूलेशन करा था. इमैस्क्यूलेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ द एंथर्स, यानी कि जो मेल पार्ट है आप उसको रिमूव कर दो. तो मेल पार्ट रिमूव होगा तो सिर्फ उसमें फीमेल पार्ट रह जाएगा. सो इट विल एक्ट एज एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो इन दैट वी कैन परफॉर्म द क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल है क्योंकि इसमें उसने इमैस्क्यूलेशन करा था खुद पोलन ग्रेन का, यानी कि जो मेल पार्ट है एंथर उसका रिमूवल करा था और फिर दूसरे प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी डस्टिंग करवाई थी. तो दिस इज बेसिकली नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन. सी नेचुरल आप इसको नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल, इट वाज आर्टिफिशियल. और डी ऑप्शन में आपके पास आता है बोथ ए एंड बी. तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, जिसमें आप इसको आर्टिफिशियल बोल सकते हो क्योंकि हमें पहले इमैस्क्यूलेशन करना है जिसमें कि एंथर का रिमूवल होगा और फिर जो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स उनको डस्टिंग करवाई जाती है इस प्लांट के ऊपर ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. तो इसको नाम दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन. तो मैंडल ने जो अपना 7 साल पूरा एक्सपेरिमेंट करा था हाइब्रिडाइजेशन का पी प्लांट के ऊपर, उसमें ही एक्चुअली परफॉर्म्ड द क्रॉस पॉलिनेशन और यू कैन से द आर्टिफिशियल. तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हमारे पास बना डी ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज करेक्ट अबाउट द ट्रेड दैट इज चोजन बाय द मैंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट. अब वैसे तो देखो मैंडल ने बेटा जो गार्डन पी प्लांट में टोटल कैरेक्टर्स लिए थे वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे विच मैंडल हैज टेकन. तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जिनके डोमिनेंट ट्रेट भी थे और कुछ उसके रिसेसिव ट्रेट भी थे. तो अब उसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन हमने बताना है. तो सबसे पहला देखो अगर मैं आपको बताऊं तो एक हम लेते हैं यहाँ पर फ्लावर कलर. ठीक है, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर था. देन सेकंड हमारे पास आता है फ्लावर पोजीशन. क्लियर. देन नंबर 3 कैरेक्टर यहाँ पे आता है पॉड शेप. फिर आता है नंबर 4 विच इंक्लूड द पॉड कलर. फिर आता है नंबर 5 कैरेक्टर दैट इज द प्लांट हाइट, यानी कि जो स्टेम की हाइट है वो कितनी थी, प्लांट कितना लंबा था. ठीक है. देन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज सीड कलर, सीड का कलर कैसा था. और एक नंबर 7 कैरेक्टर है सीड शेप, सीड का शेप कैसा था. तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो मैंडल ने लिए थे अपने गार्डन पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में. तो फर्स्ट हमें दिया जाता है टर्मिनल पॉड वाज डोमिनेंट. पहले तो पॉड का जो पोजीशन है जो डोमिनेंट इन्होंने बोला है टर्मिनल, फ्लावर पोजीशन था दैट वाज नॉट द पॉड पोजीशन, तो ये तो गलत हो गया. सेकंड है कंस्ट्रक्टेड पॉड वाज डोमिनेंट. अब पॉड का अगर मैं शेप देखूं तो उसमें एक इन्फ्लेटेड था और एक कंस्ट्रक्टेड था. कंस्ट्रक्टेड वाज नॉट डोमिनेट, इट वाज अ रिसेसिव कैरेक्टर. तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास. थर्ड है ग्रीन कलर पॉड वाज डोमिनेंट. अब ग्रीन कलर यानी कि अगर मैं पॉड कलर की बात करूं तो पॉड में जो डोमिनेंट आता है वो हमारे पास ग्रीन कलर है और रिसेसिव जो था वो एक्चुअल में हमारे पास येलो कलर था. तो ग्रीन कलर पॉड वाज डोमिनेंट, इट वाज द करेक्ट ऑप्शन. डी अगर हम देखें टॉल प्लांट व रिसेसिव, तो अगर टॉल प्लांट की बेटा यहाँ पर बात करें तो प्लांट हाइट के केस में अगर मैं डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करूं तो टॉल वाज द डोमिनेंट कैरेक्टर और जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो डवार्फ था हम लोगों के पास. तो टॉल प्लांट व रिसेसिव दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि टॉल प्लांट जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था. तो ओवरऑल अगर इन चारों ऑप्शंस में आप ध्यान से देखो तो जो सी ऑप्शन आपके पास है जिसमें लिखा है कि ग्रीन कलर्ड पॉड वाज डोमिनेंट, नाउ इट इज द करेक्ट ट्रेट व्हिच वाज चोजन बाय द मैंडल. तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन व्हिच इंक्लूड द ग्रीन कलर्ड पॉड वाज डोमिनेंट. क्लियर.
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। अब यहाँ पर आप पॉइंट ध्यान से देखो, लिखा है कि जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल करता है। क्लियर? तो अगर हम सबसे पहला ऑप्शन बेटा यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आप कभी भी देखते हो तो इसमें जो डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जिस वजह से F1 जो है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता है। डू नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट, नाइदर द डोमिनेंट नॉर द रिसेसिव, मतलब वो किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करेगा। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, तो डेफिनेटली बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन है वो एक्चुअल में रिजेंबल करता है टू द डोमिनेंट पेरेंट। किसको रिजेंबल करता है? डोमिनेंट पेरेंट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है बोथ द पेरेंट्स। नाउ इट इज रिजेंबलिंग टू वन ऑफ द पेरेंट एंड दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट पेरेंट। तो अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंस आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होगा, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो बेटा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमेशा अप्लाई होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगेन ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब बच्चा आपके पास लास्ट ऑप्शन कोडोमिनेंस। अगर आप कोडोमिनेंस की बात करो तो इसमें वर्ड आता है को का मतलब होता है दोनों, डोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों एक्सप्रेस होंगे। तो हमारे पास सपोज करो ये दो जीन्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। नाउ बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, ए भी एक्सप्रेस होगा बी भी एक्सप्रेस होगा, तो उनसे दोनों का कैरेक्टर आएगा। तो वी कैन से कि जो F1 है वो रिजेंबल करता है टू बोथ पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल आप लोग ले सकते हो अपने ब्लड ग्रुप का। ह्यूमन के केस में अगर ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं, IA IB इकट्ठे प्रेजेंट हैं, तो IA एंटीजन बनाएगा, IB B एंटीजन बनाएगा, जिससे दोनों जीन्स के कैरेक्टर आएंगे, तो वो अपने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द केस ऑफ कोडोमिनेंस। तो थर्ड का जो एग्जैक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बना दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 4 हमारे पास है कि द ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय। पहली बात तो ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम हम लोगों में है वो कौन कंट्रोल करता है? बेसिकली ये एग्जाम्पल है बेटा मल्टीपल एलील्स का। एक तो पहले ये पॉइंट आप क्लियर कर लो कि जो ABO ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया है इट इज एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक जीन है बट दैट जीन इज हैविंग मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू मेंडल चलो तो मेंडल बोलता है कि एक जीन की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनको हम एलील्स बोलते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील इज एक्सेप्शनल, डू नॉट फॉलो द मेंडल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक जीन के 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। तो जो ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करेगा वो बेसिकली आई जीन है बेटा, और आई जीन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है और इसकी 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास है IA, एक आता है IB और एक हमारे पास है I0। आइदर यू कैन रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आई, स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I0 भी लिखा हो सकता है। तो इसके टोटल 3 मल्टीपल एलील्स हैं। तो अगर जीन देखा जाए जो आप में ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है दैट इज द I जीन। It is not the C gene, not the B, not the N. So what is the correct option for the question number 4? It is the first option, that is the I gene. Clear? Then question number 5 हमारे पास आता है the plasma membrane of the red blood cells. Red blood cells की जो plasma membrane है, अब जनरली क्या है कि अगर हम blood grouping की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग में बेटा ये सपोज करो हमारा डिस्क शेप सेल है जिसको हम नाम देते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल के सरफेस पे आपको ये रिसेप्टर्स नजर आते हैं। दीज आर बेसिकली नोन एज द एंटीजन। क्या बोला जाता है इनको? एंटीजन।
और एंटीजन किसके बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ द शुगर और यू कैन से ओलिगोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट के। तो आरबीसी के ऊपर ए पॉलीमर है जो कि उसके सरफेस से निकलता है। काइंड ऑफ द शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। जीन आई के 3 एलील्स हैं, ठीक है, दैट इज बी। और आई ए आई बी एक शुगर बनाते हैं जो डिफरेंट होती है, लेकिन स्मॉल आई जो है वो कोई शुगर नहीं बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमने देना है ए, बी और सी के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें ए की बात करूं तो ए जो है वो शुगर पॉलीमर है बेटा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंटीजन्स आर बेसिकली शुगर मॉडिफिकेशन। तो देखो ए लिखा है प्रोटीन, कट कर दो, यहाँ पर ए प्रोटीन कट, तो 2 ऑप्शन तो निकल गई। अब बचा आपके पास सी और डी। सी और डी में दोनों में ए में शुगर है। अब आ जाओ बी में, 3 मल्टीपल एलील्स मैंने कौन से बताए थे? आई बी, आई ए, आई नॉट, वो दोनों में है। फिर आई ए और आई बी को डोमिनेंस शो करते हैं, दोनों शुगर बनाएंगे लेकिन दोनों की शुगर होगी डिफरेंट। और स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है बेटा, वो शुगर नहीं बनाता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि एंटीजन शुगर की मॉडिफिकेशन है। तो सी ऑप्शन में देखो, सी में यहाँ प्रोटीन लिखा है जिस वजह से वो गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? डी, ए शुगर, बी में तीनों एलील, सी अगेन शुगर। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि स्टार्च सिंथेसिस का जीन जो है पी प्लांट में वो किसका एग्जाम्पल है? अब अगर आप पी प्लांट की बात करो बेटा तो पी प्लांट में ना फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको नाम दिया जाता है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। अब अगर मैं प्लियोट्रॉपी की यहाँ पर बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी का मतलब है व्हेन वन जीन कैन कंट्रोल और अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, more than one character or more than 2 character you can say, clear, more than 1 or more than 2 character। तो अगर एक जीन एक या 2 से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट या कंट्रोल करता है तो फिनोमिना इज नोन एज द प्लियोट्रॉपी। तो पी प्लांट के केस में क्या है, एक तो है सीड का शेप कि वो राउंड आएंगे कि रिंकल्ड आएंगे, और एक होता है स्टार्च ग्रेन का साइज। क्लियर कि स्टार्च ग्रेन कैसे बनते हैं, ये बेसिकली कंट्रोल्ड होते हैं बाय वन जीन। सो वन जीन इज कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर, इट इज कंट्रोलिंग द सीड शेप, इट इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन। तो वी कैन से कि इट इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। सो सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, this phenomena is known as the pleiotropy, so that is the correct answer। मल्टीपल जीन प्रोड्यूस मल्टीपल इफेक्ट नहीं होगा, 2 जीन प्रोड्यूस सिंगल इफेक्ट ये भी नहीं होगा, मल्टीपल जीन प्रोड्यूस सिंगल इफेक्ट ये भी नहीं होगा, बिकॉज सिंगल जीन प्रोड्यूस मल्टीपल इफेक्ट और मोर देन वन इफेक्ट। तो 6th का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नंबर 7 हमारे पास है कि द रेशियो ऑब्जर्व्ड इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिकली। डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जब किया था तो 2 कैरेक्टर लिए थे, एक कैरेक्टर आपके पास आता है सीड शेप का और दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है सीड कलर का। तो F1 की सेल्फिंग करवाने के बाद यहाँ पर हमने निकाली थी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो हमें मिला था दैट वाज 9:3:3:1, क्योंकि बेटा F2 में टोटल इंडिविजुअल बने थे 16, तो 16 में 4 तरह के फिनोटाइप हमें देखने को मिले थे, इसलिए रेशियो वाज डिवाइडेड इनटू द 4, जिसमें से अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 हमारे पास थे राउंड के साथ येलो कॉम्बिनेशन, 3 हमारे पास था राउंड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन, फिर 3 हमारे पास थे रिंकल्ड के साथ येलो कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास था रिंकल्ड के साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन। तो ये जो रेशियो था कितना आया था डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में, द रेशियो वाज 9:3:1 रेशियो। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, 9:3:1 रेशियो। जो 3:1 रेशियो है बेटा वो बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की।
1:1 जो है वो भी मोनोहाइब्रिड का रेशियो है, 9:7 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो है, और हम यहां पर बात कर रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो की, दैट कम्स टू बी 9:3:1 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 है टाइप ऑफ द जीनोटाइप्स ऑब्जर्व्ड इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस आर। जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो कितने तरह के जीनोटाइप बनते हैं, तो उसके लिए बेटा एक बारी पहले आप जीनोटिपिक रेशियो जरा चेक कर लो। तो जीनोटिपिक रेशियो जो हमारे डाइहाइब्रिड क्रॉस में आती है वो कितनी आती है, इट इज 1:1, then 2:4:2, then again 1:1. So this is exactly the genotypic ratio that comes in a dihybrid cross of Mendel. Now count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल कितने तरह के जीनोटाइप हमारे पास बनेंगे, 9 तरह के जीनोटाइप बनेंगे। कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टोटल 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। वैसे भी अगर आप इसमें फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो लुक एट द फॉर्मूला बेटा। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो n का वैल्यू है वो 2 आता है, क्योंकि हमारे पास हेट्रोजाइगस के पेयर 2 बनते हैं। और अगर आप यहाँ पर जीनोटाइप निकालना चाहते हो तो जीनोटाइप का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या रहता है, 3⁻n, यानी कि 3⁻2। तो ये बन गया 3 into 3 9। तो टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ द जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड, 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप निकाल लो या आप डायरेक्ट रेशियो याद कर लो, तो इट इज नॉट 12, नॉट 4, नॉट 6। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द जीनोटाइप जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएंगे, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 9 जीनोटाइप्स। नंबर 9 क्वेश्चन हमारे पास आता है इन अ क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट हैविंग द ग्रीन एंड रिंकल्ड, find out the total seed or the plant having the yellow color in the F2 generation। अब अगर बाई चांस हम ऐसे प्लांट को बेटा क्रॉस करते हैं जो कि एक तरीके का प्रॉपर डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसमें अगर आप ये 2 पेरेंट्स लेते हो जो कि इस टाइम पे दोनों प्योर पेरेंट्स हैं, तो प्योर पेरेंट्स की F1 जनरेशन आती है ये, दिस इज द F1 जनरेशन जिसमें येलो कलर आएगा और राउंड सीड आएंगे। F1 की अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास कौन सी जनरेशन बन जाती है, F2 जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन अगर हम बनाएंगे तो हमें पता है कि F2 में बेटा टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इट इज वेरी क्लियर कि जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाते हो देयर विल बी द 16 कॉम्बिनेशन इन द F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो नॉर्मली हमारे पास आता है वो आता है 9:3:3:1 रेशियो। अब यही रेशियो अगर आप इस क्रॉस में निकालोगे तो मान के चलो कि जो 9 आपके पास बने वो बनते हैं येलो और उसी के साथ हैं राउंड। ठीक है, 3 जो बनेंगे वो बनेंगे येलो, लेकिन राउंड की जगह वो कैसे होंगे, रिंकल्ड। फिर नेक्स्ट जो 3 है वो हमारे पास बनेंगे ग्रीन, और ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन होगा राउंड। 1 जो है वो भी हमारे पास ग्रीन है, लेकिन ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन कैसा होगा, रिंकल्ड। अब इन चारों को अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारों में बेटा हमने बताना है टोटल सीड और द प्लांट हैविंग येलो कलर इन F2। तो एक तो येलो कलर वाले यहाँ हैं जिनका नंबर है टोटल 9, एक येलो ये हैं जिनका अगेन नंबर है टोटल 3। तो 9 + 3 = 12, क्योंकि बाकी दोनों तो बेटा ग्रीन कॉम्बिनेशन में है। तो नंबर टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12। 10 नहीं है, 14 नहीं है, 11 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, कि 12 हमारे पास ऐसे प्लांट हैं जिनके पास येलो कलर आता है सीड के केस में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस।
जो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस था, पहली बात ये थियोरी दिया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सुटॉन एंड बॉवेरी 1902 में. दे बोथ गेव द थियोरी विच इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो क्रोमोसोम है दे कैरी द जीन and they are responsible for the transfer of the gene from parents to their progeny. Clear? अब इसी थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, जो एविडेंस था, वो दिया था अनदर साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मॉर्गन. व्हेन मॉर्गन वर्कड ऑन द ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला के ऊपर. देन ही केम टू अ कंक्लूजन कि एक्चुअल में जो चीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, इट इज नॉट द जीन. डायरेक्टली जीन ट्रांसफर नहीं होते, क्रोमोसोम जाते हैं. बिकॉज क्रोमोसोम जीन को कैरी करते हैं तो ऑटोमेटिकली जीन ट्रांसफर हो जाएंगे. क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था मॉर्गन ने, सुटॉन ने नहीं दिया, बॉवेरी ने नहीं दिया, डीवराइस ने नहीं दिया था. इट वॉज एक्चुअली गिवन बाय द मॉर्गन. थ्योरी सुटॉन एंड बॉवेरी ने दी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसका किसने दिया था? मॉर्गन ने. तो नंबर 10 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. देन 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा, मॉर्गन वर्कड विद द फ्रूट फ्लाई. अब ऑलरेडी देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया. इट इज वेरी सिंपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है. मॉर्गन ने एक इंसेक्ट के ऊपर काम किया था जिसको कॉमनली फ्रूट फ्लाई बोला जाता है. सो व्हाट वाज द जूलॉजिकल नेम ऑफ दिस इंसेक्ट? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर. ड्रोसोफिला जीनस है, मेलानोगेस्टर स्पीशीज का नाम है. जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं ना, उन पे होती हैं मक्खियां, तो इनको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है. तो जिसके ऊपर काम किया था नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर. मैंजीफेरा इंडिका इज बेसिकली द बोटानिकल नेम ऑफ द मैंगो प्लांट, जिसके ऊपर उन्होंने काम नहीं करा. मिराबिलिस जेलापा इज द 4 o'clock प्लांट. ड्रोसोफिला इंडिका इज अनदर स्पीशीज. सो जिसके ऊपर उसने काम करा था दैट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर. तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है कि बोथ क्रोमोसोम एंड द जीन, वेदर द मेंडेलियन फैक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन व्हाट? चेंज्ड फॉर्म, अनऑल्टर्ड फॉर्म, ऑल्टर्ड फॉर्म या फिर डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म. बेसिकली आपके पास अगर कोई जीन है, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है, जब भी वो ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, या इवन अगर हम क्रोमोसोम की भी बात करें तो वो बेटा चेंज्ड फॉर्म में होते हैं, सेम नहीं जाएंगे. क्योंकि सेम तो जाते नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होती है, पेयरिंग होता है, साइनेप्सिस होता है, तो चेंज्ड फॉर्म में जाते हैं. तो जो क्रोमोसोम और जीन्स हैं दे बेसिकली ट्रांसफर इन द चेंज्ड फॉर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. आपके पास एक फिगर है, यहाँ पर सीधा डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम योर एनसीईआरटी. और इस डायग्राम में हमने फिनोमिना डिस्कस करना है कि कौन सा फिनोमिना आपको गिवन है. इसमें बेटा पहले बात तो देखो एनाफेज हो रहा है, तो एनाफेज में होता है सेपरेशन. किसका सेपरेशन होता है? देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम. और जब आप एनाफेज 2 करोगे तो एनाफेज 2 में भी सेपरेशन होगा, लेकिन किसका सेपरेशन होगा? क्रोमेटिड्स का. या आप इनको क्रोमेटिड्स बोल दो या सिंपली आप इनको नाम दे सकते हो क्रोमोसोम का. तो लिंकेज तो ये दिखा नहीं रहा, क्योंकि लिंकेज का मतलब होता है जब दो जीन इकट्ठे एज इट इज ट्रांसफर होते हैं. यहाँ पर तो सेग्रीगेशन हो रहा है. सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, सेपरेट हो रहे हैं, जिस वजह से रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम के नंबर में. तो रिडक्शन का मतलब इट इज द एग्जाम्पल फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे सो दैट एवरी गैमीट विल रिसीव द एलील. तो आप में जो गैमीट बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होता. इक्वेशनल डिवीजन आप इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि बेटा यहाँ पर हो रही है मेयोसिस. तो ओवरऑल मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस्ड हो जाता है, हाफ हो जाता है. तो 13 नंबर क्वेश्चन में जो फिगर आपको दिया है दैट इज एग्जैक्टली डिफाइनिंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नंबर 14 है लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप को कैसे डिफाइन किया जाता है? सबसे पहले है लीनियरली अरेंज ग्रुप ऑफ द लिंक्ड जीन्स.
non-linearly arranged group of the linked genes, again non-linearly arranged group of the unlinked genes. पहली बात तो देखो लिंकेज जो है वो वही जीन शो करते हैं जो लिंक्ड होते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कम है, जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है। तो अगर आप सी ऑप्शन देखो तो अनलिंक्ड जीन्स है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। नॉन लीनियर अरेंज ग्रुप ऑफ अ सिंगल जीन, सिंगल जीन आपको लिंकेज शो नहीं कर सकता। लिंकेज का मतलब होता है जब दो जीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है एंड दे आर प्रेजेंट टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम, they are tightly linked together, they cannot be separated. So it is the linear arranged group of the linked gene which is commonly known as the linkage group. तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the A option. Which of the following statement is not true of the two gene that show 50% recombination frequency? अगर दो जीन के बीच में 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो मतलब 50% चांस है कि वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब कि कुछ नया बन रहा है। क्लियर? तो पहला है कि द जीन्स मे बी ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है, हो सकता है कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर हैं, इस वजह से उनमें लिंकेज नहीं है, जिस वजह से वो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनाते हैं। द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, अब ये पॉसिबल नहीं है, जीन टाइटली लिंक्ड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जीन टाइटली लिंक्ड होंगे तो बेटा यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिकॉम्बिनेंट कितने बन रहे हैं? 50%। द जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे तभी तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in meiosis. हो सकता है वो crossover ज्यादा बार कर जाएं। क्लियर? तो अगर आपके पास दो जीन 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं, यानी कि 50% वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो टाइटली लिंक्ड नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं। टाइटली लिंक्ड नेवर शो रिकॉम्बिनेंट, दे शो 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो बी जो स्टेटमेंट है वो इस क्वेश्चन के ऊपर फिट नहीं है, तो आपका जो सही आंसर बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर बताना है। मेल बर्ड होते हैं होमोगैमेटिक, ये क्लियर है क्योंकि बर्ड में होता है ZZ एंड ZW, ZW होता है फीमेल, ZZ होता है मेल, तो मेल आपके होमोगैमेटिक हैं क्योंकि सेम टाइप ऑफ गैमीट बनाएंगे। फीमेल बर्ड्स हेट्रो हैं, बिल्कुल क्लियर है, ZW है तो मतलब वो हेट्रो हैं, दो तरह के एग्स बनाती हैं। मेल ड्रोसोफिला भी हेट्रो है क्योंकि इसमें XY का कॉम्बिनेशन रहता है, तो इनकरेक्ट पेयर में हमारे पास आया नन ऑफ द अबव, तो 16 का आंसर क्या बना? डी। Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके पास इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन है X body of the hanking was given the name X chromosome. हैंकिंग ने इंसेक्ट के केस में X बॉडी को डिस्कवर किया था, जिसको बाद में X क्रोमोसोम का नाम दिया गया। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। In many insect, all the egg bear an additional X chromosome beside the autosome. ये भी क्लियर है क्योंकि इनके केस में होता है XX का कॉम्बिनेशन फीमेल में और X नॉट का कॉम्बिनेशन होता है मेल में, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। X क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम एज इट इज इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी क्लियर है क्योंकि X जो है वो सेक्स डिसाइड करता है। तो इनकरेक्ट में आता है डी, नन ऑफ द अबव, तो 17 का आंसर बना डी ऑप्शन। नंबर 18 है, पेडिग्री एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट हेल्प द जेनेटिक काउंसलर टू अवॉइड द डिसऑर्डर। क्लियर है, कर सकते हैं क्योंकि वहां से आपको डिसऑर्डर का पता लगेगा जो फैमिली में रन कर रही है। इट शो द ओरिजिन ऑफ द ट्रेट, वो भी आपको पता लग जाएगा। इट शो द फ्लो ऑफ द ट्रेट इन द फैमिली, जनरेशन बाय जनरेशन आप देख सकते हो कि ट्रेट कौन सी जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, कौन सी में नहीं होगा, कहाँ डिजीज हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, तो ये सब हमें कहां से पता लगता है? फ्रॉम द पेडिग्री एनालिसिस। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास बनता है डी ऑप्शन। नंबर 19 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो अगेन पेडिग्री का क्वेश्चन है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन सिंबल ए एंड बी।
अगर आप ए देखो तो स्क्वायर जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल का मतलब होता है फीमेल। तो दोनों में आप देखो मेल और फीमेल को आपस में जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मतलब दोनों के बीच में हो रही है मेटिंग। लेकिन अगर सिंगल लाइन होता है तो इट इज नॉर्मल मेटिंग, और अगर डबल लाइन होती है तो इट इज द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव, जो कि बायोलॉजिकली प्रेफर नहीं करी जाती है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ए कॉन्सेजनियस मेटिंग, बी सिंपल मेटिंग, ये गलत है, उल्टा है ये। बी ऑप्शन में ए है मेटिंग, बी है मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, जो कि क्लियर है। सी में ए है मेटिंग, बी है कॉन्सेजनियस मेटिंग, दैट इज मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव, जो कि बायोलॉजिकली प्रेफर नहीं की जाती है। डी ऑप्शन में आपके पास लिखा है बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपकी करेक्ट है। तो 19 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 20 है आइडेंटिफाई द सिंबल्स गिवन बिलो एंड करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी। अब ऑब्वियसली बेटा सिंबल्स में अगर स्क्वायर आता है तो वो हमारे पास मेल है, सर्कल का मतलब होता है फीमेल, और अगर ये सी शेप आप लोगों के पास होती है तो इसका मतलब है कि जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब पता नहीं है कि सेक्स मेल है या फिर फीमेल है। तो आप ऑप्शन में देखो ए मेल, ठीक है, बी फीमेल, लेकिन जो सी है वो हमारे पास क्या है, अनस्पेसिफाइड। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी में लिखा है सी स्टेराइल, गलत, सी फर्टाइल, गलत, सी सेक्स अनस्पेसिफाइड, लेकिन बी यहां पर मेल है, तो ये भी गलत। तो 20 का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 21 which of the following represent the X-linked recessive carrier। जितनी भी बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर आप लोग हीमोफीलिया, तो उसमें ज्यादातर जो फीमेल है वो कैरियर होती है, बिकॉज वो जीन को साइलेंटली कैरी करती है, मेल कैरियर नहीं बनते। तो फॉर एग्जांपल अगर ये फीमेल है तो ऐसी फीमेल को हम कैरियर फीमेल बोलते हैं, लेकिन ये आपको डिजीज शो नहीं करेंगे, ना कोई सिम्टम शो करेंगे, बट साइलेंटली उसको कैरी करेंगे, सो दीज आर कॉल्ड कैरियर फीमेल। तो ऐसी फीमेल के लिए पेडिग्री में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? ए जो है ये वाला, इसके सामने लिखा है कैरियर फीमेल, ठीक है। बी जो है उसके सामने लिखा है इफेक्टेड फीमेल, ये इफेक्टेड नहीं है, इसकी बेसिकली डेथ हो चुकी है, क्लियर। सी है डेथ ऑफ फीमेल, सी डेथ ऑफ फीमेल नहीं है, सी बेसिकली हाफ शेडेड है, तो हाफ शेडेड का मतलब होता है कैरियर। डी है नॉर्मल फीमेल, डी फीमेल नहीं है, डी बेसिकली मेल है। तो जो सिंबल इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करता है वो ये वाला सिंबल है ए, जो कि कैरियर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो 21 का आंसर आता है ए ऑप्शन। 22nd है अ सेल टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ प्लांट व्हिच इज ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड। He tells his teacher that the cell is not like other cell at the telophase stage. There is no formation of the cell plate. Thus, the cell is containing more number of the chromosome as compared to the other dividing cell. तो आपके पास सेल प्लेट नहीं बनी है और सेल में क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर की डबलिंग हो चुकी है। तो व्हाट इज द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर? मतलब यू हैव मोर देन 46 क्रोमोसोम। अगर आप ह्यूमन का सेल लेते हो तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है पॉलीपोलाइडी, ठीक है। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है एनियोपोलाइडी। एनियोपोलाइडी क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, ज्यादा है, हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा है। क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होने का मतलब कंडीशन इज नोन एज द हाइपरपोलाइडी। और हाइपरपोलाइडी किसकी टाइप है? इट इज द टाइप ऑफ एनियोपोलाइडी। मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मोर नंबर, मोर देन नॉर्मल। पॉलीपोलाइडी का मतलब होता है सेट में इंक्रीज होना। अब सेट नहीं है, वहां पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ चुका है। सोमा क्लोनल वेरिएशन नहीं है, पॉलीटिनी भी नहीं है, क्योंकि पॉलीटिनी में क्रोमैटिड्स का नंबर बढ़ता है, ओवरऑल क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। Aneuploidy is a condition where the number of the chromosome has been increases, either increases or decreases, मतलब there is a change in the chromosome number. तो as per question there is more number of chromosome, means the condition is called hyperploidy, so it is a type of aneuploidy. तो 22nd का जो सही ऑप्शन बनेगा that will be the D option.
23rd में है मोनोसोमी एंड द ट्राइसोमी आर रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली एज मोनोसोमी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि रिडक्शन हुआ है क्रोमोसोम के नंबर में। ट्राइसोमी का मतलब है 3, यानी कि एडिशन हुआ है। तो मोनोसोमी इज अ टाइप ऑफ कंडीशन विच इज कॉल्ड हाइपोपोलॉइडी, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल से कम है। ट्राइसोमी इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड हाइपरपोलॉइडी। हाइपरपोलॉइडी का मतलब क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल से ज्यादा है। तो मोनो का मतलब एक कम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1, 2n-1, कि जो आपके पास एक पेयर है उस पेयर में से एक निकल जाता है, तो नंबर लेस देन 46। क्लियर? ट्राई का मतलब होता है एक एडिशनल, एक ज्यादा, तो 2n+1, यानी कि पेयर में एक और ऐड हो जाएगा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। क्लियर? तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो बनता है क्वेश्चन नंबर 23 का, दैट इज बेसिकली द सी ऑप्शन, दैट इज मोनोसोमी 2n-1, ट्राइसोमी 2n+1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, टेट्रासोमी। नाउ टेट्रासोमी इज अगेन अ कंडीशन विच इज बेसिकली फॉर द हाइपरपोलॉइडी। हाइपर का मतलब होता है मोर देन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और टेट्रा का मतलब हो गया एक ही क्रोमोसोम की 4 कॉपीज है। तो 4 कब बनेंगी? जब 2n+2 कंडीशन आएगी। और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो सुपर फीमेल, जिसमें होते हैं 4x। ठीक है, तो ये बेसिकली केस है आपके पास टेट्रासोमी का, दैट इज 2n+2। नॉर्मल एक पेयर आपके पास है, उसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 2n+2 कंडीशन है। तो 24 का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, क्योंकि बेटा ए में लिखा है 2n-1, माइनस करोगे तो वो मोनोसोमी में चला जाएगा। ठीक है, +3 करोगे तो वो टेट्रा नहीं है, फिर तो वो पेंटा हो जाएगा। +1 करोगे तो वो ट्राई हो जाएगा। हमें पूछ रहे हैं टेट्रा, तो टेट्रा का कंडीशन है 2n+2 कंडीशन। फिर आता है 25, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बताना है फरो टंग। नॉर्मली टंग ऐसी होती है ना, लेकिन जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है उसकी टंग आगे से थोड़ी सी फरो होती है, ऐसे वी शेप में, तो ये डाउन सिंड्रोम में होता है। गायनेकोमेस्टिया इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जो कि हमें देखने को मिलता है क्लिनफेल्टर में। रूडिमेंट्री ओवरीज टर्नर सिंड्रोम में होती हैं, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है वो स्टेराइल होती है, सो दे हैव द रूडिमेंट्री ओवरीज। क्लियर? नो मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट इन केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप है 44+XXY। अब Y क्रोमोसोम है तो मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन बहुत सारे फीमेल्स वाले कैरेक्टर भी होंगे। तो इनकरेक्ट पेयर हम लोगों के पास यहाँ पर बनेगा डी, दैट इज द ऑप्शन फॉर द 25th नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, मैंने अभी भी बताया कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज बेसिकली 44+XXY कंडीशन। तो इस केस में जो मेल बनते हैं बेटा वो स्टेराइल मेल बनते हैं, जिसमें बहुत सारे फीमेल्स वाले कैरेक्टर भी होंगे, क्योंकि एडिशनल एक्स है उनके पास। अब ये बनते कैसे हैं? ये तब बनेंगे अगर आपके पास सपोज करो जो एग है नॉर्मली, जैसे फीमेल है XX, मेल आपके पास है XY। अब फीमेल ने नॉर्मल एग बनाए, लेकिन मेल ने एबनॉर्मल स्पर्म बना दिया, तो इस केस में चांसेस हैं कि क्लिनफेल्टर हो सकता है। या फिर फीमेल ने जो एग बनाए वो एबनॉर्मल बने, XX और 0, और मेल ने बेटा नॉर्मल स्पर्म बनाए, तो उस केस में भी चांसेस हैं। तो पहला है XX कंटेनिंग एग एंड Y कंटेनिंग स्पर्म, हो सकती है कंडीशन। XX कंटेनिंग एग, XY कंटेनिंग स्पर्म, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें क्लिनफेल्टर नहीं बनेगा। X कंटेनिंग एग, YY कंटेनिंग स्पर्म, इट इज नॉट पॉसिबल। XY एग, Y वाला एग हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास 26 में? दैट इज द ए ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया में जो गैग है बेटा वो किससे रिप्लेस हो जाता है?
गैग मीन्स GAG, तो GAG इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द गूग, बस याद कर लो गैग इज रिप्लेस्ड बाय गूग, तो मतलब एक ही जगह यूरेसिल लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की बात करते हो तो इसमें होती है पॉइंट म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसवर्जन होता है। ट्रांसवर्जन का मतलब है कि प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन और पिरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। तो जो आरएनए नॉर्मली बनता है वो बनता है GAG। GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए नंबर 6 पोजीशन पे, लेकिन म्यूटेशन की वजह से वो किस में चेंज हो जाएगा, GUG में। अब GUG कोड करता है वेलिन के लिए एट द नंबर 6 पोजीशन, जिस वजह से हमें देखने को मिलता है म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो कॉम्बिनेशन कौन सा है, GUG। तो 27 का सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा बी ऑप्शन। Phenylalanine does not change to tyrosine. This condition is seen in what? Sickle cell anemia? नहीं, sickle cell anemia में mutation होता है HB में phenylketonuria. Now that is the disorder which is commonly known as the PKU, जिसमें कि phenylalanine tyrosine में change नहीं होगा, तो ये आपके ब्लड में डिपॉजिट होगा, ब्लड में डिपॉजिट होगा तो यूरिन में भी आएगा, सो इट इज कॉल्ड phenylketonuria. Alkaptonuria is not related to the phenylalanine. Hemophilia is related to the blood disorder. So correct option जो 28 में बनेगा that will be the B option, phenylketonuria. 29 में आपके पास एक न्यूमेरिकल है कि नॉर्मल विजन मैन है हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। अगर उसका फादर कलर ब्लाइंड है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको फादर से सिर्फ Y मिलेगा, तो उसकी विजन वैसे भी नॉर्मल है। तो ये रहा नॉर्मल विजन मैन। अब उसकी शादी हुई एक वुमेन से जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, तो वुमेन का अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो वुमेन को अपने फादर से X मिलता है, यानी कि वुमेन हम लोगों के पास होगी कैरियर। अब इनका अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो पहला कॉम्बिनेशन है ये, सेकंड कॉम्बिनेशन XX, थर्ड कॉम्बिनेशन XCY एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन XY। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, उनका जो पहला बच्चा हुआ वो डॉटर है। व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड कुड बी कलर ब्लाइंड। अब आप अगर कॉम्बिनेशन देखो तो बेटा डॉटर कलर ब्लाइंड आ ही नहीं रही है। इनके अगर आप मैरिज करवाते हो, मीटिंग करवाते हो, तो इनकी प्रोजनी में जो डॉटर बनी है वो कलर ब्लाइंड है ही नहीं। 50% डॉटर कैरियर है लेकिन ऑब्वियसली वो नॉर्मल है, 50% डॉटर कंप्लीटली नॉर्मल है, तो ओवरऑल डॉटर कंप्लीटली नॉर्मल है। डॉटर में कोई भी कलर ब्लाइंड का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर इनका पहला बच्चा डॉटर होता है तो 0% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी द बी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। कितने परसेंट चांस हो गए, 0%। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हीमोफीलिया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बिल्कुल नहीं। डोमिनेंट नहीं है क्योंकि रिसेसिव नेचर है। रिसेसिव जीन डिसऑर्डर नहीं बोल सकते क्योंकि हमें एप्रोप्रिएटली बोला है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएटली इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि जिस जीन में म्यूटेशन की वजह से ये डिसऑर्डर होगा वो जीन बेटा रिसेसिव फॉर्म में है और वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 30 नंबर क्वेश्चन में, दैट विल बी द ए ऑप्शन। In the given pedigree indicate whether the shaded symbol indicates। अब shaded symbol में देखो, ये पेरेंट्स की फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये हमारे पास आगे थर्ड जनरेशन, जो उनके आगे बच्चे हैं। पहली बात तो बेटा हर जनरेशन में डिजीज हो रहा है, हर जनरेशन में, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेडेड सिंबल आपको हर जनरेशन में मिल रहे हैं, कोई भी जनरेशन इसने स्किप नहीं करी, तो इट कंप्लीटली रिप्रेजेंट द डोमिनेंट डिसऑर्डर, क्योंकि डोमिनेंट वाला जनरेशन स्किप नहीं करता है, रिसेसिव कर देता है। तो ऑब्वियसली व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिजीज, डोमिनेंट। इट इज नॉट रिसेसिव, नॉट कोडोमिनेंट,
डी पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज आंसर फॉर दिस पेडिग्री? ए. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पेडिग्री में. Within 1 minute we can solve the question. Just look at the shaded symbol. Shaded symbols are present in every generation. Means the disorder is not skipping any generation. So it must be the dominant nature. From the pedigree given in a below, it is clear that the trait is inherited as a dominant autosomal trait. What will be the genotype of the mother and the father? अब आपको पता है ट्रेट का नेचर कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि जिनको डिसऑर्डर होगा या तो वो होमोजाइगस होंगे या फिर वो हेट्रोजाइगस होंगे, और जिनको डिसऑर्डर नहीं है, जो शेडेड नहीं है, दे मस्ट हैव द रिसेसिव कॉम्बिनेशन. तो आप फटाफट से सबका लगा दो यहाँ पर रिसेसिव कॉम्बिनेशन. अब इसको लो जरा, इसके पास बेटा दो रिसेसिव एलील हैं, एक इसको मिला मदर से, दूसरा इसको मिला फादर से. ठीक है, मदर तो शेडेड नहीं है, यानी कि मदर के पास दूसरा भी रिसेसिव होगा, लेकिन फादर शेडेड है, मतलब फादर को डिसऑर्डर है. तो फादर के पास जो दूसरा होना चाहिए वो डोमिनेंट होना चाहिए, तभी फादर डिजीज के सिम्टम शो करेगा ना. तो बाकी जब आप इनको कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एवरी टाइम आपके पास 50% चांस है कि बच्चों को डिजीज हो सकता है और 50% चांस है कि डिजीज नहीं भी हो सकता है. तो जिनको डिजीज आ गया उनका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, दिस वन. तो हमसे पूछा मदर एंड फादर का जीनोटाइप, तो मदर इज होमोजाइगस रिसेसिव, फादर इज हेट्रोजाइगस रिसेसिव. वो बिल्कुल क्लियर है बेटा पेडिग्री से. तो बी ऑप्शन गलत है, सी गलत है, डी गलत है. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 32? इट इज द ए ऑप्शन. 33 में स्वीट पी का केस है जिसको नाम दिया जाता है लेथायरस ओडोरेटस. उसमें आप इंट्रैक्शन पढ़ते हो बिटवीन द जीन फ्लावर कलर के लिए, जिसमें कि पर्पल और व्हाइट कलर आते हैं. और ये कलर अगर हम देखें तो ये बेटा रेशियो आप चेक कर लो. फ्लावर कलर इन स्वीट पी एक्चुअली शोज द कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर दो जीन अलग अलग हैं, दे विल नॉट गिव एनी एक्सप्रेशन, बट दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सो दे गिव्स यू एन एक्सप्रेशन. तो F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के लिए, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज 9:7. 9 जो बनते हैं वो पर्पल बनते हैं, बाकी के जो 7 हैं वो व्हाइट बनते हैं. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 33? इट इज डी ऑप्शन. क्योंकि बेटा जो 3:1 है वो मोनोहाइब्रिड में आता है, 8:8 इज अ रॉन्ग, 9:3:1 डाईहाइब्रिड में आएगा. तो हमें बताना है फ्लावर कलर इन स्वीट पी विच इज बेसिकली द एग्जाम्पल फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री जी. कितना रेशियो है? 9:7. ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय, ह्यूमन के केस में जो स्किन कलर है इट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द 3 जीन्स. क्लियर? कितने जीन उसको कंट्रोल्ड करते हैं? 3 जीन, A, B एंड C. तो सिंगल एलील का ऑप्शन गलत हो गया, 2 एलील्स का ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जीन 3 है लेकिन एलील्स कितने हैं? 6 हैं. एटलीस्ट 3 सेपरेट जीन. नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. 4 एलील फिर से गलत है. तो 34 का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन. पॉलीजीन्स किसको बोला जाता है? पॉलीजीन्स बेटा आपके पास वो जीन्स हैं, जैसे सपोज करो दिस इज 1 जीन, दिस इज 2 जीन, दिस इज 3 जीन. ऑल द जीन्स आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट. मतलब पॉलीजीन्स क्या है? बहुत सारे जीन्स मिलके एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं या सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. तो ऐसे जीन्स को पॉलीजीन्स बोला जाता है. तो जीन विच कंट्रोल द कंटिन्यूअसली वेरिएबल कैरेक्टर लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन. क्लियर? मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन को एलील्स बोला जाता है. इट इज रॉन्ग. ऑलवेज लिंक्ड नहीं है, स्यूडो नहीं है. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35. मल्टीपल एलील कंट्रोल द कैरेक्टर. मल्टीपल एलील हमारी बॉडी में जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं बेटा, उसमें बेसिकली आपका ब्लड ग्रुप आता है. सो ब्लड ग्रुप इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील. स्किन कलर नहीं होगा आपके पास, ठीक है? स्किन कलर नहीं है यहाँ पर, ब्लड ग्रुप है यहाँ पर.
क्लियर। स्किन कलर में ये है कि अगर मैं ए बी सी की बात करूं देन ऑब्वियसली दे हैव द 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील, सो वी कैन से दे हैव द मल्टीपल एलील। स्किन कलर है, ब्लड ग्रुप है, और दोनों का ऑप्शन गिवन है सी में, सो सी इज करेक्ट, सिकल सेल एनीमिया इज इनकरेक्ट। और आई जीन का अगर मैं देखूं तो 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, आई ए, आई बी, देन आई नॉट, या जिसको स्मॉल आई बोला जाता है। क्लियर, तो यहां पर हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन। हाउ मेनी टाइप ऑफ द गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल्स हैविंग दिस जीनोटाइप। अब आप देखो जीनोटाइप आपको दिया है ये वाला, इस जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस पेयर काउंट करो कितने हैं, टोटल 3, तो हेट्रोजाइगस 3 है, मतलब n इज इक्वल टू 3। और जीनोटाइप अगर आपने बताने हैं, ठीक है, गैमीट कितने टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे, तो फॉर्मूला है 2 raised to power n और 2 raised to power 3, यानी कि टोटल हमारे पास 8 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बना 37 में डी ऑप्शन। In a dihybrid cross between the two heterozygote, if we get 3:1 ratio among the offspring, अगर आपके पास डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो वैसे जो आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, लेकिन ये रेशियो रिड्यूस्ड होके हो गया इतना, तो ये किसकी वजह से होगा? पॉलीजीन्स की वजह से होगा? नो। लिंक्ड जीन्स की वजह से होगा? बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर आपके पास जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं तो वो इकट्ठे ही ट्रांसफर होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो 9331 रेशियो है ये रिड्यूस्ड होके हो जाएगा 3:1 ड्यू टू द फिनोमिना विच इज कॉल्ड लिंकेज। तो प्लियोट्रॉपी नहीं है बेटा, हाइपोस्टैटिक नहीं है, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बी ऑप्शन। 39 है द डिसऑर्डर इन विच द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द म्यूटेशन। अगर बीटा चेन प्रॉपर नहीं बनता है तो इट एक्चुअली द प्रॉब्लम इन द चेन फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम है तो उसको करेक्टली क्या बोला जाता है? बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया होता तो प्रॉब्लम होती अल्फा चेन में, हमें पूछा है बीटा चेन। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन होता है प्रॉपर। गॉशर डिजीज में प्रॉब्लम होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। So what is the correct option for the question number 39? It is the B option, which is called beta thalassemia. ट्रीटिकेल has been produced by intergenic hybridization. ट्रीटिकेल को बनाया जाता है by the process which is known as the allopolyploidy. Allopolyploidy, which is type of the polyploidy, जो एक मैन मेड एक तरीके का सिरल है आपके पास। तो ट्रीटिकेल बनाते हैं बाय क्रॉसिंग द 2 डिफरेंट स्पीशीज। एक हमारे पास है वीट और एक हमारे पास है राई। वीट एंड राई व्हेन बोथ आर हाइब्रिडाइज्ड द रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज व्हिच इज नोन एज द ट्रीटिकेल। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। राइस के साथ नहीं है, एग्लोप्स के साथ नहीं है, मेज के साथ नहीं, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द व्हीट एंड राई। क्लियर। देन 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द एलो टेट्रापोलाइड। एलो भी है, टेट्रा भी है। एलो का मतलब जीनोम का जो सेट है वो डिफरेंट है, टेट्रा का मतलब 4 कॉपीज है, मोर देन 2। तो अगर आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, फर्स्ट में बेटा टोटल नंबर 5 है, इट इज नॉट टेट्रा कंडीशन। बी में अगर आपके पास 4 है लेकिन चारों के चारों सेम है तो ये एलो नहीं है। सी अगर आप देखो तो नंबर है टोटल 4 और ये डिफरेंट है तो इट इज एलो, क्योंकि डिफरेंट जीनोम है और क्योंकि 4 है टोटल तो इट इज कॉल्ड एलो टेट्राप्लॉइड। तो 41 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन, बिकॉज डी अगर आप देखो तो फिर से बेटा सेम जीनोम है। एलो का मतलब होता है डिफरेंट और यहाँ पर सेम है तो हमें डिफरेंट वाला बताना है। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। If a red eye male is crossed with a white eye female in case of Drosophila, तो offspring बेटा क्या रेशियो बनेगा? अगर आपके पास रेड आई मेल को व्हाइट आई फीमेल के साथ आपने क्रॉस करवाया, ये सपोज करो व्हाइट आई फीमेल है, ये आपके पास रेड आई मेल है, तो एक क्रॉसिंग में ये कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन ये, थर्ड कॉम्बिनेशन ये, फोर्थ कॉम्बिनेशन ये बन गया।
अब इसमें फीमेल बनती है रेड आई, ये फीमेल भी रेड है, ये भी रेड है, लेकिन मेल कैसे बने, वाइट बने। तो लाइक 50:50 और 1:1, 1 रेड आई फीमेल, 1 रेड आई मेल, क्लियर। 1 वाइट आई फीमेल, वाइट आई फीमेल तो बनती नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। 1 रेड आई फीमेल एंड 1 वाइट आई मेल, मेल वाइट आई ही बनेंगे और फीमेल रेड ही बनेंगी, तो ये करेक्ट है। दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि मेल रेड आई नहीं है, और फोर्थ भी हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि ऑप्शन में 50:50 रेशियो है, या फिर हम इसको 1:1 भी लिख सकते हैं। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, सी ऑप्शन। देन फ्रूट फ्लाई में सेम बेटा रेड आई और व्हाइट आई लिया है, तो हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल, हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल, उसको क्रॉस करना है व्हाइट आई मेल के साथ। तो ये रहा फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फिर सेकंड कॉम्बिनेशन, फिर थर्ड कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज फोर्थ कॉम्बिनेशन। अब इसमें पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल ऑफ स्प्रिंग विल बी व्हाइट आई, फीमेल ऑफ स्प्रिंग कितनी व्हाइट आई है, ये व्हाइट आई है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी वाली रेड आई है, तो व्हाइट आई बनती है 50% क्योंकि 50% क्या बनती है, रेड आई। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी ऑप्शन। 44 में है मिराबिलिस जेलापा, जो कि 4 o'clock प्लांट है, उसमें सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है अगर आप इसकी सेल्फिंग करते हो प्लांट की, ठीक है, प्लांट की करते हैं अगर सेल्फिंग, तो 75% प्लांट जो है वो टॉल है, या फिर 25% विद, अगर हम इसका क्रॉसिंग करके देखें, क्लियर, कैपिटल टी दिस इनटू दिस, तो अगर हम यहाँ पर क्रॉसिंग करते हैं बेटा, तो क्रॉसिंग में देखो कॉम्बिनेशन में एक ये बनेगा, देन कॉम्बिनेशन में एक ये बनेगा, फिर कॉम्बिनेशन में स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी कि 4 तरह के गैमीट्स की तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और देन उसके बाद अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलूं, मिराबिलिस जिसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा कि जो ये वाला कॉम्बिनेशन F2 में बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एग्जैक्टली 9 बनते हैं आपके पास। तो ये जो 9 बनेंगे ना, ये बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको शो करेंगे, जिसमें ना तो टॉल है, ना ही डवाफ है, और ना ही कलर रेड है, ना ही व्हाइट है, पिंक कलर है और इंटरमीडिएट हाइट है। तो 75% प्लांट्स आपके पास टॉल बनेंगे, ठीक है, 75% टॉल बनेंगे इनके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद है 25% विल हैव द रेड फ्लावर, ठीक है, 25% के पास रेड फ्लावर होगा, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन ये बनते हैं 3। देन 25% प्लांट विल हैव द व्हाइट फ्लावर, 25% के पास व्हाइट फ्लावर बनेगा क्योंकि बाकी बच्चे व्हाइट हैं। 50% प्लांट विल हैव द पिंक फ्लावर, 50% के पास पिंक फ्लावर बनेगा। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट हम लोगों के पास बना, दैट विल बी द ABCD, चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। 45th है, इन 1900 मैंडलिज्म वाज रीडिस्कवर्ड बाय, जो मैंडल्स के प्रिंसिपल थे या जो मैंडल का वर्क था उसको रीडिस्कवर किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ द मैंडल इन 1900 बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट। 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको रीडिस्कवर करा था सेपरेटली, जिसमें एक था ह्यूगो डी वेराइस, एक था कार्ल कोरेंस और एक था एरिक वॉन शेरमार्क। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, तीनों ने सेपरेटली मेंटल के काम को रीडिस्कवर किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है B, C एंड D, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन में C ऑप्शन आपके पास है। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा C। मॉर्गन डिड नॉट rediscover the Mendel's work. It was rediscovered by the Hugo, Carl Correns and Eric Vaughan in 1900. Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of the lecture. Thank you and bye bye.